हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको क्लास 12वीं का सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का चौथा पार्ट करवाने वाली हूँ। इसमें मैं आपको चीन के उत्थान और भारत और चीन के आपस में क्या संबंध है उसके बारे में भी समझाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। आज हम आपको करवाने जा रहे हैं क्लास 12वीं का चौथा लेसन सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इसमें हम आपको भाग 4 करवाएंगे और आपको बताएंगे कि सत्ता का जो सबसे मजबूत वैकल्पिक केंद्र है वो चीन है। तो चीन के बारे में आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे। सत्ता का जो चौथा वैकल्पिक केंद्र है वो चीन है। दूसरे विश्व युद्ध से पूर्व चीन को एशिया का रोगी और पूर्व का तरबूज कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि जितने भी विकसित राष्ट्र थे वो सभी इसका राजनीतिक और आर्थिक लाभ उठाते थे। अब बात करते हैं चीन के शुरुआती दौर की। 1949 में माओ के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति होती है और इस क्रांति के बाद चीन में चीनी जनवादी गणराज्य स्थापित किया जाता है। यह मॉडल सोवियत संघ पर आधारित था। क्या मतलब है कि जो सोवियत संघ है उसमें क्या है, साम्यवादी विचारधारा है और चीन भी उसी मॉडल के ऊपर चलना चाहता था और अपना विकास करना चाहता था। इसमें क्या है कि 1 अक्टूबर 1949 को चीन की स्थापना हुई। आपको पता है कि 1947 में भारत की स्थापना हुई थी, 1949 में चीन की स्थापना हुई है, लेकिन आज चीन भारत से काफ़ी आगे निकला हुआ है। इसमें क्या है कि चीन ने साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया और अपने आप को सबसे अलग कर लिया। सबसे मतलब कि साम्यवादी को अपना लिया और पूंजीवादी से वो अलग हो गया। उसके बाद क्या है कि इसके अंदर क्या था, विदेशी मुद्रा का अभाव था, इसलिए ये बाहर के देशों से कोई भी तकनीक नहीं खरीद सकता था। तो इसने क्या किया कि बहुत भारी मात्रा में अपने क्षेत्र में कृषि की और उससे पूंजी को बचाकर इन्होंने अपने देश के अंदर उद्योग लगाई। देश में जो उपस्थित संसाधन थे उनसे ही इन्होंने अपना गुजारा किया। संसाधन आपको पता ही है, पेट्रोल है, वन है, ठीक है, खनिज पदार्थ है, तो उनका दोहन कर करके इसने अपना जो है गुजारा किया। उसके बाद आता है अर्थव्यवस्था 5 से 6% की दर से विकास कर रही थी। मतलब रोजगार की कमी नहीं थी, अर्थव्यवस्था विकास कर रही थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी जनसंख्या की और जनसंख्या भी साथ साथ 2 या 3% वार्षिक दर से बढ़ रही थी। तो गुजारा संभव नहीं हो पा रहा था, दोनों में जो है तालमेल स्थापित नहीं हो पा रहा था। अब तक आपने देखा कि चीन अपने ही संसाधनों से गुजारा कर रहे थे, लेकिन साथ साथ वहाँ पे क्या हो रहा था, जनसंख्या भी बढ़ रही थी और उनके सामने विकट परिस्थितियाँ खड़ी थी। अब ये क्यों कर रहा था चीन? क्योंकि वहाँ का जो नेता था माओ, उसने एक सिद्धांत अपना रखा था, न दुनिया से सहायता लेना और ना ही दुनिया के व्यापारियों को घुसने देना। इसलिए जो है वो अपने अंदर ही जो है संसाधनों का उपयोग करके अपना विकास कर रहे थे, ठीक है। लेकिन एक नेता था जो है नेपोलियन बोनापार्ट, उसने क्या कहा कि चीन एक सोया हुआ शेर है, इसे मत छेड़ो, जब उठ जाएगा तो दुनिया हिल जाएगी। उसने कहा था कि ये चीन जो है एक सोया हुआ शेर के समान है, अगर आप उसको छेड़ोगे तो वो उठ जाएगा और पूरी दुनिया को हिला देगा। और ये बात जो है आगे आगे समय में सत्य भी प्रतीत होने लगी। क्या हुआ कि 1970 के दशक के बाद चीन ने कई निर्णय लिए। कौन कौन से निर्णय लिए? पहले नंबर पे चीन द्वारा एकांतवास का खात्मा। एक जो चीन अपने ही संसाधनों द्वारा अपना गुजारा कर रहा था उसने उसका खात्मा कर दिया। उसने क्या किया कि चीन ने 1972 में अमेरिका से अपने राजनीतिक एवं आर्थिक संबंध बनाए। उसने शुरुआत की अमेरिका के संबंधों से, उसने वहाँ पे अपने आर्थिक और राजनीतिक संबंध बनाए। कब बनाए? 1972 में, ठीक है। तो चीन द्वारा आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव पारित किए गए। कब किए गए? 1973 में किए गए। किसके द्वारा किए गए? चाउ एन लाई के द्वारा किए गए। और कितने क्षेत्रों में किए गए? 4 क्षेत्रों में किए गए। पहले नंबर पे कृषि आती है। इन्होंने कहा कि जो कृषि हम परंपरागत तरीके से कर रहे थे वो समाप्त कर दी गई और आधुनिक तरीके से जो है कृषि करना आरंभ कर दिया। दूसरे नंबर पे आते हैं उद्योग। उद्योगों में क्या किया? नई नई मशीनें लाई गई और उद्योगों में एक आधुनिकीकरण स्थापित किया गया। तीसरे नंबर पे आती है सेना। सेना को जो है आधुनिक हथियार प्रदान
किए गए। और चौथे नंबर पे आता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीकरण। इसमें इन्होंने क्या किया कि नई नई तकनीकें विकसित की। ठीक है, तो इस प्रकार 1973 में ये 4 प्रस्ताव इन्होंने पारित किए। अब आते हैं तीसरे नंबर पर। 1978 में इन्होंने क्या किया कि मुक्त व्यापार की नीति लागू की। चीन के जो नेता है देंग शियाओपिंग, इन्होंने आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा की। अब विदेश पूंजी और प्रौद्योगिकी निवेश से अर्थव्यवस्था उच्चतर हो गई। इन्होंने क्या करना शुरू किया कि अपनी जो पूंजी है वो उनका जो निवेश है वो दूसरे देशों में करने लगे। अपनी जो प्रौद्योगिकी है या नई नई तकनीकें हैं वो विदेशों में जो है निवेश करने लगे, और इससे इनकी अर्थव्यवस्था क्या है वो उच्चतर स्तर की तरफ बढ़ने लगी। तो चौथे पॉइंट पे आता है कि चीन ने शॉक थेरेपी के बजाय अपनी बाजार अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से खोला। मतलब उसने क्या है दूसरे देशों की कॉपी नहीं की, शॉक थेरेपी के ऊपर अमल नहीं किया, उसने अपनी व्यवस्था को अपने तरीके से चरणबद्ध तरीके मतलब स्टेप बाय स्टेप तरीके से खोला। सबसे पहला स्टेप उसने क्या लिया, 1982 में उसने कृषि का निजीकरण किया। ठीक है, 1982 के बाद उसने 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया। उसने कृषि के निजीकरण के बाद देखा कि उसे क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। उसे लगा कि कृषि में उसे फ़ायदा हो रहा है, तो उसने 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया। 1998 में ही उसने क्या किया कि विशेष आर्थिक जोन, ठीक है, खोले गए। ये क्या हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। मतलब इसने काफ़ी क्षेत्र को विदेशों के निवेश के लिए छोड़ दिया कि आओ हमारे देश में आओ, व्यापार करो, अपने उद्योग लगाओ। तो इसने जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र खोले। 2001 में क्या है कि चीन विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। तो ये क्या है कि इसने अपनी नई जो नीतियाँ बनाई है वो नीतियाँ हैं, और इसके बाद जो है चीन को पूर्वी एशिया में विकास का इंजन कहा जाने लगा। पहले क्या कहा जाता था, एशिया का रोगी, लेकिन इन नीतियों के कारण इसने अपना विकास इतना किया कि उसे एशिया में विकास का इंजन कहा जाने लगा। और यह माना जाने लगा कि 2040 तक अमेरिका से भी आगे यह निकल जाएगा। कौन निकल जाएगा, चीन निकल जाएगा। अब चीन ने जो इतना विकास किया उसके जो महत्वपूर्ण कारक रहे वो देखते हैं। सबसे पहला जो कारक रहा वो है विशाल जनसंख्या। इसके अंदर एक बहुत बड़ी विशाल जनसंख्या थी। जितने ज़्यादा लोग थे उतने ही वो कार्य करेंगे और उतनी ही उनकी आय बढ़ेगी। दूसरा कारक था प्राकृतिक संसाधन। चीन के अंदर जो है प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में थे, जिसका उपयोग करके, जिसका दोहन करके चीन ने अपना आर्थिक विकास किया। तीसरे नंबर पे आता है राजनीतिक प्रभाव। चीन का जो है राजनीतिक प्रभाव क्षेत्रीय देशों के अंदर बहुत ज़्यादा था। उसके बाद आता है क्षेत्रीय स्थिति। चीन के आसपास जो जितने भी देश थे वो विकसित राष्ट्र थे या फिर विकासशील देश थे, जिनके कारण उसकी जो स्थिति थी वो औरों से बेहतर होती चली गई। उसके बाद आता है उसका बड़ा भूभाग। चीन के पास जो है अपने उपनिवेश लगाने के लिए, दूसरे देशों को अपने देश में अपने उद्योग लगाने के लिए वो आमंत्रित कर सकता था, तो उसका ये बड़ा भूभाग भी उसके आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण कारक रहा। चीन ने जो है अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या बदलाव किए और उनके क्या परिणाम निकले, देखिए। चीन में कृषि के निजीकरण से कृषि उत्पादों से आय में बढ़ोतरी हुई। एक तो कृषि का निजीकरण किया, उससे क्या हुआ कि कृषि से जो है अनेक उत्पाद बनाए गए और उनको बेच के उससे क्या हुई, आय हुई, उसमें बढ़ोतरी हुई। दूसरा है पूंजीवाद के कारण बेरोजगारी का बढ़ना। अब जो है चीन ने पूंजीवाद को भी जो है अपना लिया, तो इसकी वजह से आप सभी को पता है कि मशीनीकरण आ गया। मशीनों का यूज ज़्यादा किया जाने लगा, लोगों का शोषण किया जाने लगा। इससे क्या हुआ, बेरोजगारी बढ़ना शुरू हो गई और कम से कम 10 लाख लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए। तीसरा पॉइंट है उद्योगों के निजीकरण से ग्रामीण क्षेत्रों में आय का बढ़ना। जो उद्योगों का निजीकरण हुआ उससे क्या हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जो है उद्योगों में लगने लगे और वहाँ से उनको आय मिलने लगी, तो आय ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों का बढ़ना, अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी उद्योग लगाए जा रहे थे। दूसरे देशों से लोग जो है उद्योग लगा रहे थे और ग्रामीण क्षेत्रों में उनको जो है स्थान दिया जा रहा था। उसके बाद है चीन में प्रशासनिक एवं सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार का बढ़ना। आप सभी को पता है कि जो पूंजीवाद है उसमें जो है समाज के ऊपर कम ध्यान दिया जाता है और पूंजी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इससे क्या हुआ कि एक स्वाभाविक बात थी कि प्रशासनिक और सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार बढ़ा।
छठे नंबर पे आता है निजीकरण के कारण लोगों को कम लाभ मिलना। आप सभी को पता है निजीकरण से क्या है कि लोगों का फ़ायदा कम देखा जाता है और पूंजीपति अपना फ़ायदा ज़्यादा देखते हैं। तो इससे क्या हुआ कि लोगों को कम लाभ मिला। महिलाओं के रोजगार और काम के हालात उचित न होना। चीन के अंदर अब भी महिलाओं के साथ वैसा ही व्यवहार होता था जैसे 18वीं सदी में होता था। उनके हालात आज भी संतोषजनक नहीं थे। 8वें नंबर पे आता है कृषि एवं उद्योगों में विकास तेजी से। इससे क्या हुआ कि कृषि और उद्योगों का निजीकरण होने से उनमें जो है विकास बड़ी तेजी से हो रहा था। 9वें नंबर पे आता है चीन विश्व में विदेशी निवेश का आकर्षक केंद्र बिंदु हो गया। आप सभी को पता है मुक्त व्यापार की नीति हो गई थी, तो इससे क्या हुआ कि दूसरे देश इसके अंदर अपनी पूंजी निवेश करने लगे और ये विश्व में एक आकर्षक केंद्र बिंदु बन गया। 10वें नंबर पे आता है विकास की होड़ में पर्यावरण को नुकसान। आप सभी को पता है कि चीन ने जो है अपना विकास करने के लिए जो संसाधनों का दोहन किया, इससे जो है भारी मात्रा में पर्यावरण को नुकसान पहुंचा। उसके बाद आता है 11वें नंबर पे गांव व शहर के और तटीय व मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच बहुत बड़ी खाई का हो जाना। मतलब जो गांव और शहर में लोग रह रहे थे और जो तटीय या मुख्य भूमि पर जो लोग रह रहे थे उनमें जो है बहुत बड़ी खाई बन गई थी। अमीर और अमीर होते चले गए और गरीब होते चले गए। निजीकरण या पूंजीवाद की यह सबसे मुख्य पहचान है। तो ये थे जो है नई अर्थव्यवस्था थी उसके परिणाम। अब हम करवाने जा रहे हैं भारत और चीन के संबंध। अगर हम शुरुआती दौर से देखें तो भारत और चीन दोनों ही एशिया के विशालतम देश हैं और दोनों की ही जो है 4000 किलोमीटर सीमा एक दूसरे से लगती है। प्रारंभिक दौर में दोनों के संबंध काफ़ी अच्छे थे। 1949 में साम्यवादी मान्यता देने में भारत प्रथम देश। जब चीन ने साम्यवादी मान्यता प्राप्त करनी चाहिए तो भारत प्रथम देश था जिसने साम्यवादी मान्यता देने में चीन का साथ दिया। अगर बौद्ध धर्म की हम बात करें तो बौद्ध धर्म का भारत से चीन में प्रसार हुआ है। ठीक है। तीसरे नंबर पे चीन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन किया था। मतलब चीन ने भी भारत का जो है साथ दिया था, किसमें? स्वतंत्रता संग्राम में। क्यों दिया था? क्योंकि दोनों ही औपनिवेशिक रह चुके थे लंबे समय तक। आप सभी को पता है गुलामी दोनों देशों ने सही थी। भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ है और चीन 1949 में। तो इसलिए जो है चीन भी चाहता था कि भारत स्वतंत्र हो। चीन का सुरक्षा परिषद में स्थायी दावेदारी का समर्थन। आप सभी को पता है सुरक्षा परिषद में जो स्थायी मान्यता 5 ही देशों को मिलती है और जब चीन ने इसमें दावेदारी की थी तो भारत ने इसका साथ दिया था। उसके बाद आते हैं पंचशील का सिद्धांत। जो भारत और चीन ने क्या किया, 1954 में पंचशील का सिद्धांत बनाया। पंचशील के अनुसार क्या है कि दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे की समानता करेंगे, प्रभुसत्ता का ध्यान रखेंगे, ऐसे इन्होंने सिद्धांत बनाए। तो अब हम करते हैं कि इन दोनों देशों में विवाद किन किन मुद्दों पे हुआ, इसके कौन कौन से क्षेत्र हैं जो विवाद का कारण बने। सबसे पहला है सीमा विवाद। चीन और भारत के मध्य स्थित मैकमोहन रेखा को चीन द्वारा अस्वीकार करना। देखिए 1954 से पहले तक में जो है चीन ने भारत की सीमा का क्या है विरोध कभी नहीं किया, लेकिन 54 के बाद इसने इसको अस्वीकार कर दिया कि मैं इस मैकमोहन रेखा को नहीं मानता। तो सबसे बड़ा जो रीजन रहा वो सीमा विवाद है दोनों देशों के बीच। दूसरी जो समस्या आई वो है तिब्बत समस्या। 1950 में चीन ने तिब्बत को हड़प लिया, लेकिन भारत ने वहाँ जो तिब्बतवासी हैं उनकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए इस समस्या को सुलझाना चाहा, तो चीन ने इसका विरोध किया। तीसरा क्या है कि जब चीन ने इसको हड़पा तो जो वहाँ के धार्मिक गुरु हैं, कौन? दलाई लामा, उसने क्या है कि भारत में शरण ली और भारत ने उसको शरण दे दी। इस बात को जो है चीन ने क्या माना, अपना अपमान माना। तो इससे जो है ये विवाद उत्पन्न हुआ। आगे देखिए चौथा पॉइंट बनता है 1962 में चीन द्वारा लद्दाख के अक्साई चीन एवं अरुणाचल प्रदेश पर अधिकार जमाने के लिए भारत पर आक्रमण। और ऐसा भारत ने कभी नहीं सोचा था कि चीन उस पर आक्रमण कर देगा और इसीलिए जो है भारत की बुरी तरह इसमें हार हुई। उसके बाद आता है 5वां पॉइंट 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान की आर्थिक सहायता करना। क्या है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 2 युद्ध हुए 1965 और 1971 में, और इन दोनों ही युद्धों में जो है चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया। ठीक है, उसने उसको हथियार भी दिए और आर्थिक सहायता भी प्रदान की। उसके बाद आता है 6ठा पॉइंट 1974 में भारत ने क्या किया, परमाणु परीक्षण किया और चीन ने जो है उसका विरोध किया।
अब चलते हैं आगे। तो 7वें नंबर पे आता है कि चीन ने बांग्लादेश व म्यांमार से सैनिक संबंध बनाए। इसमें क्या है, क्यों बनाए? क्योंकि चीन को भी पता है कि भारत के अगर चारों तरफ जो भी देश हैं उनके साथ हम सैनिक संबंध बना लेते हैं तो भारत को इस प्रकार हम घेर सकते हैं। ठीक है। 8वें नंबर पे आता है चीन ने भारत के पाक अधिकृत क्षेत्र जिसे पीओके के नाम से जानते हैं उसमें एक सड़क का निर्माण किया जिसे वन बेल्ट वन रोड कहा जाता है। क्यों किया? ताकि वह आसानी से पाकिस्तान की मदद कर सके। ये क्षेत्र कौन सा है? ये पाकिस्तान में है लेकिन ये भारत की भूमि है। आगे आता है 9वां पॉइंट, भारत द्वारा अजहर मसूद को आतंकवादी घोषित करवाने के प्रस्ताव पर वीटो करना। ठीक है। अजहर मसूद ने भारत में बहुत सारी आतंकवादी गतिविधियां की और भारत ने चाहा कि यूएनओ में जो है इसको आतंकवादी घोषित करवा दिया जाए, लेकिन चीन ने क्या उस पर वीटो कर दिया। वीटो अगर एक भी देश करता है तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होता। उसके बाद आता है 10वां पॉइंट, 2017 में डोकलाम जो कि भूटान के अंदर है, चीन ने उस पर अधिकार करने की कोशिश की। 2020 में पिछले साल की घटना है कि जो गलवान घाटी है वहाँ भी जो है भारत और चीन के सैनिकों में क्या हुई, झड़प हुई, लड़ाई हुई और काफ़ी जो है भारत के सैनिक शहीद हो गए। अब तक हमने पढ़ा भारत चीन के बीच विवादों के मुख्य कारण क्या क्या थे। अब हम पढ़ेंगे भारत चीन के संबंधों में सुधार के क्या क्या प्रयास किए गए। पहले नंबर पे आता है हिंदी चीनी भाई भाई का नारा। ये नारा 1954 में चाउ एन लाई के द्वारा दिया गया जब वो भारत यात्रा पर आए। इस नारे का जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत चीन के संबंधों में सुधार करना था, लेकिन 1962 के युद्ध के बाद इस नारे का कोई महत्व नहीं रह गया था। दूसरे नंबर पे आता है पंचशील का समझौता। इन देशों ने अपने संबंधों को सुधारने के लिए 1954 में पंचशील का समझौता किया। नंबर 3 पे आता है 1970 में चीनी नेतृत्व बदलने पर व्यवहारिक मुद्दों को प्रमुख माना गया। 1970 में क्या हुआ कि चीन का नेतृत्व बदल गया। बदलने के बाद जो वैचारिक मुद्दे थे उनको व्यवहारिक मुद्दों के रूप में जो है परिवर्तित किया गया कि हमें काम करना पड़ेगा, बात करने से कुछ नहीं होगा। नंबर 4 पे आता है 1981 में सीमा विवाद सुलझाने के लिए चीनी विदेश मंत्री की भारत यात्रा। अब क्या है कि इन संबंधों में सुधार कार्य करने का एक और प्रयास किया गया 1981 में, जब चीन के विदेश मंत्री भारत यात्रा पर आए। किस लिए आए? सीमा विवाद को सुलझाने के लिए आए। 5वें नंबर पे आता है 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चीन यात्रा। अब प्रयास जो है भारत की तरफ से किया गया। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी चीन यात्रा पर गए और उन्होंने वहां पर सीमा विवाद पर चर्चा की। उसके बाद आता है 6वां नंबर, दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, आपसी व्यापारिक समझौते, विज्ञान और तकनीक क्षेत्र में सहयोग के लिए कई समझौते किए। ठीक है। अब एक और प्रयास किया गया कि सांस्कृतिक आदान प्रदान हो, आपस में व्यापार के समझौते किए गए और इन्होंने विज्ञान और तकनीक का भी जो आपस में सहयोग करने के लिए काफ़ी समझौते किए गए। 7वें नंबर पे आता है कि 1995 में भारत चीन तिब्बत सीमा पर व्यापारिक मार्ग खोलने में सहमत। अब क्या हुआ कि आपको पता ही है तिब्बत के क्षेत्र पर जो है चीन ने अपना कब्जा जमा के वो बैठा हुआ था, लेकिन 1995 में उसने जो है उस तिब्बत सीमा को व्यापार के लिए खोल दिया। 8वें नंबर पे आता है 1999 में भारत और चीन के बीच एक द्विपक्षीय समझौता हुआ जिसमें यह सहमति जताई गई कि 30% जो है वार्षिक व्यापार हम दोनों देशों के बीच में सालाना बढ़ेगा। उसके बाद आता है ये कहते हैं कि आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों में ऊर्जा, विश्व व्यापार संगठन अनेक मुद्दों पर सहमति बनी है। अब हम पंचशील के सिद्धांत को थोड़ा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। पंचशील का सिद्धांत क्या है? पंच यानी 5 शील सिद्धांत से बना हुआ है। ये 1954 में बनाया गया। ये भारत और चीन के मध्य संबंधों को सुधारने के लिए बनाया गया था। इसमें क्या क्या जो सिद्धांत है? एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करेंगे। दूसरे नंबर पे आता है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मतलब दोनों देश अपने अपने मामले खुद सुलझाएंगे। तीसरा है समानता, एक दूसरे देश को समान समझेंगे। चौथे नंबर पे आता है एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। और 5वें नंबर पे आता है कि शांतिपूर्वक से अस्तित्व की भावना रखेंगे, मतलब आपस में शांतिपूर्वक जो है रहेंगे। ठीक है, तो ये थे पंचशील के सिद्धांत। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इन्हें ऐसे ही देखते रहिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।